हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे कीमोथेरेपी पोर्ट के बारे में, साथ ही उसको एक्सेस कैसे करते हैं। कीमो पोर्ट लगाने का पर्पस क्या होता है और उस पोर्ट से हमें क्या देना चाहिए या क्या नहीं देना चाहिए। थेरेपी पोर्ट को शॉर्ट में कीमो पोर्ट भी कहते हैं। ये एक स्मॉल मेडिकल डिवाइस इम्प्लांट होता है जो स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ये बेसिकली अपर चेस्ट पे इम्प्लांट किया जाता है। जैसा आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम में, ये अपर चेस्ट पे ये कीमो पोर्ट हो गया और ये कैथेटर हो। अब रियल में कीमोथेरेपी पोर्ट दिखता कैसा है, देखिए ये है पोर्ट और ये है कैथेटर। बेसिकली कीमो पोर्ट जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनाता है। इसको हम रिजर्वियर बोलते हैं, इसको हम कैथेटर बोलते हैं। और ये दो मटेरियल से मिलकर बनाता है, पहला सिलिकॉन और दूसरा टाइटेनियम। ये जो आपको पूरा ये पोर्शन दिख रहा है ये पूरा टाइटेनियम का बना होता है। और ये अपर पोर्ट और अपर पोर्शन और ये कैथेटर, ये दोनों सिलिकॉन मटेरियल के मिलके बने होते हैं। अब आपके मन में भी कभी ना कभी आता होगा कि जब ये पोर्ट को स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं तो ये इरिटेट क्यों नहीं करता या इन्फेक्शन कॉज क्यों नहीं कर सकता। तो इसका रीज़न ये है कि ये दोनों ही मटेरियल बायोकम्पैटिबल मटेरियल होते हैं। मतलब जब स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाता है तो ये उसके साथ कंपैटिबल होते हैं, कोई इरिटेशन नहीं कॉज कर सकते। और सालों तक जब ये इम्प्लांट रहते हैं तो इसके आसपास फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं जो स्किन के साथ घुल मिल जाते हैं। मतलब घुलना मिलना इन द सेंस मतलब वो उसके साथ तालमेल बना लेते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को इरिटेशन नहीं होती। ये कैथेटर जो आप देख रहे हैं ये पेशेंट के अपर चेस्ट पे से जाते हुए सुपीरियर वेना कावा में इंसर्ट किया जाता है। और ये जो पूरा रिजर्वियर जो है, जैसा मैंने बताया कि ये टाइटेनियम मटेरियल का बना होता है, इसका बेस भी टाइटेनियम का होता है। तो इसलिए जब हम हबर नीडल को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो नीचे पूरी प्लेटिंग होती है टाइटेनियम की, ये वहीं पर ही जाके रुक जाता है। कुछ स्टूडेंट जो नए होते हैं वो सोचते हैं कि जब हम नीडल को प्रिक करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पोर्ट को चीरता होगा या प्रिक करता हुआ कहीं चेस्ट वॉल को ना पंक्चर कर दे, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि नीचे ये पूरा ही टाइटेनियम का बना रहता है। आप जैसे ही पकड़ के उसको इंसर्ट करोगे तो ये यहीं पर ही आके स्टॉप हो जाएगा और रुक जाएगा। और एक और ख़ास बात बताता हूँ आपको। ये सिलिकॉन मटेरियल जो है ऊपर जो ये बना हुआ है, जो सिलिकॉन मटेरियल, इसकी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब आप एक बारी जब आप प्रिक करते हो और प्रिक करने के बाद जब आप रिमूव करते हो तो जैसे ये प्रिक होने के बाद ये जो है ये अपने आप ही ब्लॉक हो जाता है। मतलब फर्दर कोई भी ब्लड वापस रिटर्न नहीं होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पोर्ट इम्प्लांट कहाँ पर किया जाता है और उसका कैथेटर कहाँ पे जाता है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि इस पिक्चर में ये चेस्ट के अपर, वैसे तो पिक्चर में थोड़ा ये बिलो है, होता ही है यहाँ पे, बट पिक्चर में थोड़ा नीचे कर रखा है। अपर चेस्ट पे ही करते हैं। अगर अपर चेस्ट पे नहीं हो पाता तो पोर्ट को थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि पोर्ट को यहाँ पे इम्प्लांट किया गया और ये कैथेटर यहाँ से ये होते हुए सुपीरियर वेना कावा में ये इंसर्ट हो रहा है। तो कुछ भी अगर हम हबर नीडल जैसे यहाँ पर प्रिक करेंगे और प्रिक करने के बाद एस्पिरेट करेंगे या कुछ भी मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से होते हुए डायरेक्ट सुपीरियर वेना कावा में जाएगा, मीन्स डायरेक्ट सर्कुलेशन में जाएगा। बेसिकली कीमो पोर्ट लगाने का पर्पज़ ये होता है कि उससे कीमोथेरेपी की जाए। मतलब कीमो की जो मेडिसिन है वो दिए जाते हैं। जैसे कि एक मेडिसिन होता है 5FU, ये मेडिसिन कंटिन्यूसली इन्फ्यूज होता रहता है 24 आवर्स तक या 48 आवर्स तक। इस मेडिसिन को अगर हम वेन से इन्फ्यूज करते हैं तो कंटिन्यूसली 24 या 48 आवर्स तक इन्फ्यूज अगर ये होता रहेगा तो ये वेन को डैमेज कर देगा। और इसीलिए इस ऐसे कीमो पोर्ट से देना सबसे सूटेबल होता है। कुछ मेडिसिन जो वेसिकेंट ड्रग होते हैं जो वेन को इरिटेट करते हैं या फिर अगर गलती से वो मेडिसिन अगर वेन से इन्फिल्ट्रेट होके बाहर आ जाए तो एक्स्ट्रावेजेशन कॉज कर देते हैं। तीसरा पर्पज़, अगर बार बार पेशेंट का ब्लड सैंपल्स अगर लेने हो तो कीमो पोर्ट सबसे सूटेबल होता है। मतलब एक प्रिक में मल्टीपल टाइम हम सैंपल ले सकते हैं। सपोज करते हैं जैसे कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट है या फिर कीमो वार्ड में है जिसको कीमो चल रहा है और बार बार डॉक्टर उसको सैंपल लेने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कुछ पेशेंट CML के होते हैं जिनके TLC काउंट देखने के लिए या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से गुजर रहे होते हैं तो डॉक्टर हमेशा उन पेशेंट के
ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं, बीडी करते हैं, तो ऐसे में बार बार करना पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं होता और वेन भी असेस कर पाना बहुत मुश्किल। अब कीमोपोर्ट से क्या नहीं देना चाहिए, तो सबसे पहले कीमोपोर्ट से रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड जो होता है वो बहुत ही थिक होता है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और कीमोपोर्ट के कैथेटर इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जिसके लिए कीमो ही सूटेबल होता है। कीमो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें थोड़ा रैपिड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और पोर्ट का जो कैथेटर होता है वो बहुत ही पतला होता है, तो ऐसे में ब्लड क्लॉट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और कीमो पोर्ट का जो रिजर्वियर होता है उसके ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कीमो पोर्ट से अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और अगर रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन को भी मैनेज कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब मान लीजिए जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट को रिएक्शन होता है, तो पोर्ट के रिजर्वियर में कुछ ब्लड रह जाएंगे, कैथेटर में भी ब्लड रह जाएगा और जैसे ही हम सलाइन रन करेंगे तो ये रिजर्वियर में जो ब्लड प्रेजेंट है और कैथेटर में जो प्रेजेंट है ये सारे सर्कुलेशन में जाएंगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए अगर हम कोई एंटी एलर्जेंट भी देते हैं तो वो भी स्लो एक्शन करेगा, क्योंकि पेरिफेरली कोई एंटी एलर्जेंट या एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन देते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है रैदर देन डायरेक्ट सर्कुलेशन में देने से। हमने जान लिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, इन्फ्यूजन या फिर रैपिड पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीमोपोर्ट का कैथेटर बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट होता है, तो ऐसे में अगर रैपिड इन्फ्यूजन या रैपिड पुश करेंगे तो ये कैथेटर बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा, कीमोपोर्ट से कंट्रास्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कंट्रास्ट भी बहुत ही रैपिड इन्फ्यूज करता है और सर्कुलेशन में जाता है, तो इस केस में भी हो सकता है कि कीमोपोर्ट का कैथेटर बर्स्ट हो जाए। अब कीमोपोर्ट को एक्सेस करने के लिए मींस कीमोपोर्ट में हबर नीडल लगाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या किस किस सामानों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक ट्रे ले लेंगे और उसके अंदर हम सामान क्या क्या रखेंगे आपको बताता हूँ। एक हबर नीडल लेंगे, गॉज पीस लेंगे, एक स्टाइल ग्लव्स लेंगे। ये पूरा प्रोसीजर ही स्टाइल है, इसलिए इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि स्टाइल ग्लव्स लेंगे और ये पूरा ही स्टाइल प्रोसीजर है, इसलिए सारी चीज़ें ही स्टेराइल ही लेंगे। ये टेगाडम लेंगे उसको कवर करने के लिए, सेलाइन लेंगे और सिरिंज लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा हबर नीडल के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि ये हबर नीडल है, इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। हबर नीडल को ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कैथेटर इसका लॉन्ग था बट इसको मैंने काट रखा है और इसको इंसर्ट करने के लिए जैसे कि ये पोर्ट आपको दिख रहा है, हम हबर नीडल को ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, और 90 डिग्री पे पोर्ट पे ऐसे ले जाके तेज़ी से ऐसे इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट जैसे ही करेंगे तो ये अंदर जाके ये यहाँ पर स्टक हो जाएगा। ये आपको पिक्चर बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये मैंने जूम करके लिया है, बट मैं एक्चुअली में ये इतना सा होता है, ये इतना सा होता है। तो इसको जब हम ऐसे इंसर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे जाके स्टक हो जाएगा। एक्चुअल में ये कीमोपोर्ट को हम नीडल से एक्सेस कैसे करते हैं ये अब आप वीडियो में देखिए।